नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। देवभूमि सांस्कृतिक उत्सव 2025 का भव्य आगाज। भारतीय सेना और उत्तराखंड सरकार की संयुक्त मेजबानी। सीएम पुष्कर सिंह धामी रहे मौजूद। बद्रीनाथ में उमड़ा उत्साह। उत्तराखंड में 25वें स्थापना दिवस को लेकर पूरे प्रदेश में भव्य तैयारियां। सरकार और भाजपा ने मिलकर बनाए व्यापक कार्यक्रम। सम्मेलन, सम्मान समारोह और सांस्कृतिक आयोजनों से गूंजेगा पर्वतीय राज्य। एवीबीपी का 71वां राष्ट्रीय अधिवेशन 28 नवंबर से। सीएम धामी ने तैयारियों को लेकर ली बैठक। केंद्रीय टीम रही मौजूद। आयोजन से जुड़ी व्यवस्थाओं की समीक्षा की। आपदा के समय मंत्रियों की गैर मौजूदगी पर मंत्री खजान दास नाराज। अपनी ही सरकार पर उठाए सवाल। कहा, राजनीति से ऊपर उठकर निभानी होगी जिम्मेदारी। कांग्रेस अध्यक्ष करण माहिरा ने साधा निशाना। हरिद्वार के नगला एमाद गांव के प्रधान पर करोड़ों के घोटाले का आरोप। ग्रामीणों ने आरटीआई से खोली पोल। सड़क, शमशान घाट, अमृत वाटिका निर्माण पर दिखाया खर्च, लेकिन धरातल पर कार्य नदारद। और अब खबरें विस्तार से। बद्रीनाथ में देवभूमि कल्चरल फेस्टिवल 2025 का आयोजन किया गया। भारतीय सेना, उत्तराखंड सरकार ने मिलकर यह कार्यक्रम आयोजित किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी हेलीपैड पर पहुंचे, जहां जिलाधिकारी गौरव कुमार और एसपी सर्वेश ने पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। पुलिस बल ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद वे टूरिस्ट अराइवल प्लाजा पहुंचे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, पर्यटक शामिल हुए। ग्रामवासियों, शिल्पकारों ने विभिन्न स्टॉलें लगाई। सीएम धामी ने लोगों से बात की, प्रदर्शनी को देखा। ये कार्यक्रम सांस्कृतिक विरासत और सामुदायिक सहभागिता का जीवंत प्रदर्शन है। उत्पादक हैं, उन सभी के लिए भी एक बड़ा स्थान और बड़ा मंच उनके प्रदर्शनी लगाने में और उनके जो बनाए गए उत्पाद हैं उनको विपणन का एक बड़ा अवसर देगा। साथ ही जो हमारे कलाकार बंधु हैं, हमारे छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनके लिए भी, उनकी प्रतिभा के प्रदर्शन के लिए भी एक बड़ा अवसर है। और इससे सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन बढ़ेगा। सामरिक रूप से इन सब क्षेत्रों पर विशेष ध्यान जाएगा। ऐसे क्षेत्र हमारे आगे आएंगे, हमारे युवा आगे आएंगे और जो हमारे पर्यटक हैं उनके लिए भी शानदार आयोजन है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बद्रीनाथ धाम पहुंचे। उन्होंने भगवान बद्री विशाल की विधिवत पूजा अर्चना की। सीएम धामी ने मंदिर में दर्शन कर भगवान से आशीर्वाद लिया। इस दौरान पंडितों ने विधिवत मंत्रोच्चारण के बीच पूजा करवाई। सीएम ने भगवान से प्रदेश की समृद्धि और जनता के कल्याण की कामना की। मुख्यमंत्री देवभूमि कल्चरल फेस्टिवल में शामिल होने के लिए बद्रीनाथ पहुंचे थे। देहरादून और मसूरी को कनेक्ट करने वाले मुख्य मार्गों को लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग नए सिरे से कवायद में जुटा है। सचिव पंकज पांडे ने क्षतिग्रस्त मार्ग का मुआयना किया। उन्होंने शिव मंदिर के पास बने अस्थायी वेली ब्रिज को लेकर कहा कि अक्टूबर माह के अंत तक सभी मरम्मत कार्य पूरे कर लिए जाएं। स्थायी पुल के निर्माण के बाद वेली ब्रिज को हटाया जाएगा। कीमाड़ी क्षेत्र से मसूरी देहरादून को जोड़ने वाले सड़क मार्ग को लेकर भी ठोस पहल की जा रही है। इस रूट पर यात्रियों का काफी दबाव रहता है। मैं स्वयं गया था मसूरी रोड पे, पूरा ऊपर तक जाके देख के आया था मैं। उसमें जो एक पुल डैमेज हुआ था जिसकी वजह से बेली ब्रिज लगाया गया था वहां पे नया पुल की डिजाइनिंग और प्लानिंग चल रही है। हमारा टारगेट ये है कि इस महीने के आखिर तक डिजाइन फाइनल करके 30 तारीख तक डिजाइन फाइनल कर लें और जितनी जल्दी हो सकता है उसको सैंक्शन करेंगे। और कंस्ट्रक्शन का टाइम भी हमने ये निर्देश दिया है, कंस्ट्रक्शन का टाइम भी मिनिमम रखा जाए, कम से कम टाइम में उसको बनाया जाए। तो उसके लिए कैसी स्ट्रेटेजी होनी है, क्या डिजाइनिंग करनी है, उस पर काम चल रहा है।
केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद ही बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने समिति पर विवादित फैसले लेने, अव्यवस्थाएं फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सोने में बदलने वाली चांदी, क्यूआर कोड से चंदा वसूली और श्रद्धालुओं को लेकर अव्यवस्थाएं प्रदेश की छवि खराब कर रही हैं। देखिए, बाबा केदारनाथ जो है कोटि कोटि हिंदुओं की आस्था के केंद्र हैं, और हिंदू ही नहीं, बाबा केदार के जो भक्त हैं वो अन्य धर्मों के भी अगर मानने वाले हैं वो भी बाबा केदार के दर पर बड़ी श्रद्धा के साथ जाते हैं। और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति जो है वहाँ सारी व्यवस्थाएं करने का काम करती है, लेकिन बद्रीनाथ केदारनाथ समिति लंबे समय से आपसी विवाद में ही उलझी हुई है। तमाम विवादित फैसले कर रही है, चाहे केदारनाथ धाम में 228 किलो सोना में बदलने का सवाल हो, क्यूआर कोड से चंदा लेने का सवाल हो, श्रद्धालुओं के दर्शन के मामले में अव्यवस्थाओं के सवाल हो। इससे जो है प्रदेश की छवि खराब हो रही है, और ये व्यवस्थाएं बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति आज तक नहीं सुधार पाई है। भाजपा के ही पूर्व में वहां पर चेयरमैन थे, अभी भी भाजपा के ही चेयरमैन है। दोनों जो है पूर्व और वर्तमान आपस में नोरा कुश्ती कर रहे हैं, एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, एक दूसरे की टांग खींचने का काम कर रहे हैं। उत्तराखंड अपने 25वें स्थापना वर्ष में प्रवेश कर चुका है। पूरे प्रदेश में इस मौके पर उत्सव के रूप में मनाने की तैयारियां जोरों पर हैं। सरकार और भाजपा दोनों स्तरों पर इस ऐतिहासिक अवसर को भव्य रूप देने के लिए व्यापक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में आयोजित होने वाले इन कार्यक्रमों में महिला, युवा, पंचायत प्रतिनिधियों और स्थानीय निकायों के सम्मेलन शामिल होंगे। इसके साथ ही राज्य निर्माण में योगदान देने वाले राज्य आंदोलनकारियों के सम्मान में विशेष कार्यक्रम भी प्रस्तावित किए गए हैं। भाजपा संगठन की ओर से भी पूरे प्रदेश में विभिन्न जनसंपर्क कार्यक्रम और सांस्कृतिक आयोजनों की योजना बनाई गई है, जिनके माध्यम से प्रदेश के विकास की यात्रा और उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया जाएगा। देखिए, उत्तराखंड अपने 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, और इस 25वें वर्ष में सरकार के द्वारा अनेक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए गए। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में 2 दिवसीय सत्र यहाँ पर आहूत किया गया है, और इसके साथ साथ इस स्थापना दिवस के कार्यक्रम में हमारे युवा सम्मेलन होने हैं, महिला सम्मेलन होने हैं, पंचायत प्रतिनिधि के सम्मेलन होने हैं, स्थानीय निकाय के जो प्रतिनिधि है उनके सम्मेलन होने हैं। तो सब प्रकार के लोगों के इसमें सम्मेलन होने हैं, और इसके साथ साथ जो हमारे जिन्होंने इस राज्य को बनाने में अपना योगदान दिया था, ऐसे राज्य के जो आंदोलनकारी है उनका भी एक सम्मेलन गैरसैंण में आहूत किया गया है। इन सभी सम्मेलन के माध्यम से उत्तराखंड के जनमानस के अंदर ये भाव प्रकट करना कि जिस समय उत्तराखंड बना था तब और आज 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, अब इसमें क्या क्या हमने विकास की गाथा लिखी है। और हम समझते हैं कि तब से लेकर के अब तक इस उत्तराखंड ने अनेक विकास की गाथाएं लिखी है, अनेक क्षेत्रों में कीर्तिमान स्थापित किया है। कुछ समय पहले प्रदेश भर में हुई भीषण आपदा के दौरान प्रभारी मंत्रियों को अपना जिले में आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा देखने को नहीं मिला, जिस पर भाजपा से राजपुर विधायक खजान दास ने सरकार पर अपनी नाराजगी जताई। खजान दास का कहना है कि उत्तराखंड आपदा की दृष्टि से अति संवेदनशील है और हम सभी विधायक और मंत्रीगणों को संज्ञान लेना चाहिए और कोई भेदभाव की राजनीति नहीं करनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहिरा ने इस पर तंज कसा। कि सभी हमारे चाहे विधायकगण हो चाहे मंत्रीगण हो, सबको संज्ञान लेना चाहिए। हम सब की जिम्मेदारी बनती है उत्तराखंड के विकास के प्रति भी, और जब कभी संकट की घड़ी होती है तो हमको एकजुटता के साथ, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, हमको काम करना चाहिए। और ठीक है, पक्ष और विपक्ष होते रहेगा, ये लगातार चलता रहेगा, किंतु जब कैसी ऐसी घटनाएं होती है, आपदा जैसे घटनाएं जब उत्तराखंड में होती है, तो तब हमको इस प्रकार की कोई भेदभाव की राजनीति नहीं करनी चाहिए। देखिए, खजान दास जी
उसके अलावा बिशन सिंह चुफाल जी के अभी हालिया बयान आए हैं, दिलीप रावत के बयान इस तरीके के आए हैं, और भी बहुत सारे विधायकों ने इस तरीके की बयानबाजी की है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पार्टी के अंदर सब कुछ सामान्य नहीं है और कहीं ना कहीं खींचतान है, और उसको देखते हुए लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी अभी तक कांग्रेस को कहती थी कि अपने परिवार में इनके झगड़े हैं, कांग्रेस के झगड़े तो कम हो गए हैं, समाप्त हो गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में सिरफटोल बढ़ गई है और जो आगे आने वाले समय में और गंभीर होगी। भाजपा विधायक खजान दास ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस हर बार शुरुआत में उछाल तो मारती है, लेकिन जल्द ही डाउन हो जाती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हाल ही में दावा किया था कि वह 27 जिलों के जिलाध्यक्षों की घोषणा तुरंत करेगी, लेकिन अब उस पर ब्रेक लग गया है। खजान दास ने कहा कि कांग्रेस भाजपा की नकल करने की कोशिश तो करती है, लेकिन ना नकल सही होती है और ना ही असल। उन्होंने कहा कि इस रवैये के चलते कांग्रेस के लिए 2027 के चुनाव में भाजपा के सामने टिक पाना मुश्किल होगा, जबकि भाजपा फिर से मजबूती से उभरेगी। मुझे लगता है कि कांग्रेस अधिकतर जिस तरह से उछाल मारती है वो फिर डाउन हो जाती है। अभी इन्होंने कहा था कि हम तत्काल जो है अपने जिला अध्यक्षों की घोषणा करने वाले हैं, और इनके 27 जिले हैं तो 27 जिलों की तुरंत घोषणा करने वाली, परंतु इनका ब्रेक लग गया है। मुझे लगता है कि नकल भारतीय जनता पार्टी की करती है, परंतु न नकल न असल, और इस तरह से कांग्रेस का रवैया रहा है। हालांकि उनका पर्सनल मामला है, उसमें हमें कोई टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है, किंतु जहां पर भी देखा जाए तो कांग्रेस डाउन फ्लॉप शुरू हो गया तो एक बार उठना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस खबरों की तरफ रुख करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। कांग्रेस के हस्ताक्षर अभियान को लेकर उत्तराखंड में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। भाजपा ने कांग्रेस पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि कांग्रेस अब किसी भी अभियान या प्रदर्शन से जनता का भरोसा हासिल नहीं कर सकती। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस ढोल नगाड़े बजाए या हस्ताक्षर अभियान चलाए, लेकिन जनता अब सच जान चुकी है। देखिए, कांग्रेस हस्ताक्षर अभियान चलाए, कांग्रेस ढोल बजाए, कांग्रेस नगाड़े बजाए, मुझे लगता है कि अब प्रदेश की ही नहीं बल्कि देश की जनता जान चुकी है कि कांग्रेस ने किस तरीके से उनको बरगलाने का काम किया, कांग्रेस ने किस तरीके से जनता को ठगने का काम किया। और आज देश भी तरक्की कर रहा है और प्रदेश भी तरक्की कर रहा है। देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश विकसित भारत बनने की बिल्कुल अछोर पर है। और उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पुष्कर सिंह धामी जी जिस तरीके से इस उत्तराखंड को चहुमुखी विकास देने का काम कर रहे हैं, उसमें युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, हर वर्ग के लिए, प्रत्येक वर्ग को हमारी योजनाओं का लाभ मिले, इसको लेकर के हमारी सरकार काम कर रही है। वहीं उत्तराखंड में कुछ ही दिनों में गन्ना पेराई सत्र की शुरुआत होने वाली है और इसी को लेकर गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री सौरभ बहुगुणा की अध्यक्षता में देहरादून सचिवालय में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश की सभी सहकारी और निजी चीनी मिलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि कई मिलों ने अपनी तैयारियों की जानकारी दी है, जबकि कुछ मिलों ने अपनी समस्याएं भी साझा की हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में सितंबर माह में हुई भारी बारिश के कारण हरिद्वार जिले के कई क्षेत्रों में गन्ने की फसल प्रभावित हुई। से पहले अधिकारियों के साथ साथ सारे चीनी मिलों के जीएम्स और अधिकारियों से चर्चा करते हैं कि क्या क्या तैयारियां हो गई हैं, कितनी तैयारी बची है, पराई सत्र कब तक शुरू हो जाने की उम्मीद है, कौन सी मिल किस टाइम तक पूरी तैयारी कर लेगी, उनका शुभारंभ किस दिन होगा पराई सत्र का चीनी मिलों का। उसी पे आज भी हमारी बहुत लंबी एक चर्चा रही है। कुछ मिलों ने अपनी समस्याएं भी बताई हैं, कुछ चीनी मिलों ने अपनी तैयारी के बारे में अवगत भी कराया है। मुझे उम्मीद है कि जो पराई सत्र है वो अच्छा चलेगा। हमारा कुछ गन्ना जो है एक्सेसिव रेनफॉल की वजह से
जो अभी हुई है सितंबर अक्टूबर में, सितंबर में जो बहुत बारिश हुई, उसकी वजह से हमारे हरिद्वार जिले का कुछ गन्ना इफेक्ट हुआ है, उसमें काफ़ी कमी आई है प्रोडक्टिविटी में। तो सारे फैक्टर्स को देखते हुए मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जो पेराई सत्र है वो अच्छा भी चलेगा, पेमेंट भी टाइमली होगी। हरिद्वार जनपद के नारसन ब्लॉक के नगला एमाद गांव में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि जब उन्होंने आरटीआई के माध्यम से ग्राम पंचायत में हुए विकास कार्यों की जानकारी मांगी तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। ग्रामीणों के अनुसार ग्राम प्रधान सीमा देवी ने गाँव में मौसमी सड़कें, शमशान घाट और अमृत वाटिका के निर्माण के नाम पर करीब 2 से 2.5 करोड़ रुपए खर्च दिखाए हैं, जबकि यह सभी निर्माण कार्य धरातल पर मौजूद नहीं है। जब ग्रामीणों ने सूचना के अधिकार के तहत पूरे खर्च का ब्यौरा मांगा तो ब्लॉक कार्यालय ने उन्हें अधूरी जानकारी दी। ग्रामीणों का कहना है कि जो जानकारी दी भी गई उसमें किसी भी पॉइंट पर स्पष्ट विवरण नहीं था। ये हमारे गांव नकला माद है जी, और जी हमने आरटीआई मांग रखी थी। मैं नगला माद का ही हूँ, और जी सबसे पहले तो मैं ये अधूरी सूचना दे रखी है, और जो इसमें सूचना में काम दिखा रखे हैं वो भी कंप्लीट नहीं है मौके पे। तो इसमें क्या नाम एप्लीकेशन में सारे काम कंप्लीट दिखा रखे हैं और धरातल पे कुछ नहीं है। कब आपने ये एप्लीकेशन मांगी थी, कब इसका जवाब मिला? ये सितंबर 2008 तारीख को मांगी थी जी, 2025। हाँ जी 8 तारीख को सितंबर में जी। ठीक। और जी अब तक ये पूरी सूचना हमें नहीं मिल पाई। अच्छा जी, तो क्या मामला है, क्या संज्ञान में? ये कागजों में सारे काम कंप्लीट दिखा रखे हैं, सड़कें भी, और जी क्या नाम पाइपलाइन, और क्या नाम अशोक वाटिका बना रखी है हमारे गाँव में, अमृत वाटिका, और जी क्या नाम धरातल पे कुछ नहीं है, सिर्फ कागजों में है। इस पर जो जी रास्ता का झगड़ा चल रहा है। ये रास्ता जो पहले गांव का रास्ता पुराना यही था, उसके अलावा को जेबन का रास्ता ये नहीं था, वो अलावा को या सड़क में बाद में खड़गमन के बीच के जोड़ में यहाँ इनने आपत्ति कर रखी है। निर्माण तो कुछ भी नहीं है यहाँ। शमशान घाट है, हाँ शमशान है यहाँ। जैसे बताया जा रहा है कागजों के माध्यम से कि यहाँ पे सड़क भी है, शमशान घाट की बाउंड्री भी है, गेट भी है और छतरी भी है। अब कुछ नहीं है जी यहाँ, तो सब कागजों में जो है वो सब झूठ है। हाँ झूठी जो है, जब मौके पर आए नहीं तो सब जांच के बाद ही इसके बारे में बता पाएंगे, मौके पे जांच के बाद जो भी होगा आपको बता देंगे। आरटीआई भी मांग रखी है उन लोगों ने, आप तक पहुंची है सर? आरटीआई उनसे ग्राम पंचायत अधिकारी से लिए हुई उन्होंने दे दी होगी, जो भी इसमें जांच होगी उसके बाद हम बता देंगे आपको। आप इसे गलत माने या सही? देखो जांच के बाद ही सही बता सकते, गलत सही करो जांच के बाद ही होगा। इस मामले में सर कब तक जांच होगी? बस जल्द ही इसकी जांच करके दे देंगे, बता देंगे स्थिति जो भी होगी आपको। शुक्रवार की शाम रुड़की के मोनफोर्ट स्कूल के पास अंतर्राष्ट्रीय रविदास धाम ट्रस्ट के अध्यक्ष योगेश प्रमुख पर जानलेवा हमला किया गया था, जिसको लेकर अब उनके परिजनों की तरफ से रुड़की सिविल लाइन कोतवाली में एक नामजद और बाकी के अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर दी गई है। एसपी देहात शेखर चंद्र सोयाल ने बताया कि उक्त तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। काफ़ी लोग इकट्ठा हैं, वो घटना के लिए 3-4 घंटा पहले की है। उसमें योगेश कुमार जो है उन पर एक जानलेवा हमला हुआ गाड़ी के साथ, सीसीटीवी फुटेज से उसकी पुष्टि हुई है। अभी उनको इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया, लेकिन वो आउट ऑफ डेंजर है। बाकी जो कंप्लेंट उनके ब्रदर की तरफ से हमें मिली है, एक उसमें नेम्ड और बाकी कई सारे लोगों का नाम, कई सारे लोग अज्ञात के तौर पे एक FIR हमको मिली है। हम FIR दर्ज करके कौन गाड़ियाँ इन्वॉल्व हुई थी, कितने लोग उसमें थे, उन पे काम करें, जल्दी हम सबकी अरेस्टिंग करें। कि जैसा घटनाक्रम जो समझ में आया, कुछ दिन पहले भी पहले की घटना को लेके इसको जोड़ा जा रहा है और हम पूरी तहकीकात करेंगे और ऐसी घटना न हो। हम एहतियात के तौर पर हमने फोर्स अलग अलग पॉइंटों पे डेप्यूट कर दी है और घटना रिपीट नहीं होगी और जो अभियुक्त हैं उनको हम जल्दी अरेस्ट। रुड़की से खबर है, जहां अंतर्राष्ट्रीय रविदास धाम जन कल्याण ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं दलित नेता योगेश प्रमुख पर शुक्रवार शाम हुए हमले के विरोध में आज दलित समाज से जुड़े विभिन्न संगठनों ने सिविल लाइंस कोतवाली का घेराव किया। भारी संख्या में महिला और पुरुषों ने पहुंचकर आरोपियों की गिरफ्तारी और योगेश प्रमुख को सुरक्षा दिए जाने की मांग उठाई। मौके पर पहुंचे एसपी देहात शेखर चंद
सुवाल ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर उन्हें शांत करवाया। उन्होंने बताया कि मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और अन्य की तलाश जारी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्दी सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। जो हमारे बड़े भाई योगेश प्रमुख जी है, जो समाज के लिए दिन रात कार्य करते रहते हैं, समाज के हर दुख दर्द में साथ खड़े हैं, उनके साथ में जो घटना हुई है उनको जान से मारने की कोशिश कुछ लोगों ने की है। पुलिस प्रशासन उसमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ये चीज़ मैं 2 दिन से सुन रहा हूँ, लेकिन अभी तक कुछ भी हमको देखने को ऐसा नहीं मिला है कि इसमें कुछ कार्रवाई हो पाई है। पुलिस ने भी हमें जानकारी दी है कि इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, बाकी पुलिस अपना काम कर रही है। लेकिन हमने जो अपनी मांगे रखी हैं प्रशासन के सामने, सबसे पहले तो प्रमुख साहब को सुरक्षा की मांग रखी है हमने, क्योंकि उन पर घटना जो हुई है वो इस तरह की है कि शायद वो उन्हें जान से मार देते और भविष्य में वो लोग शायद ऐसी घटना को अंजाम दे सकते हैं। तो एक हमने सुरक्षा की मांग रखी है प्रशासन के सामने, उसके बाद परिवार की सुरक्षा की मांग भी रखी है और 48 घंटे का समय प्रशासन को दिया गया है समाज की तरफ से। अगर प्रशासन उसमें खरा नहीं उतर पाता है तो फिर उसके बाद समाज अपने तरीके से काम करने के लिए तैयार है। के हिसाब से काफ़ी लोग यहाँ अपनी कंसर्न शो करने आए थे। मेरी उनके परिजनों से बेसिकली जो पीड़ित थे उनके भाई जो डॉक्टर हैं उनसे लगातार वार्ता हो रही है। हमने उन अज्ञातों को आइडेंटिफाई करके 2 लोगों को कल रात अरेस्ट कर लिया। जो गाड़ी इस पूरे घटनाक्रम में इस्तेमाल हुई थी वो गाड़ी कब्जे पुलिस आ चुकी है। बाकी जो और लोग हैं उनकी गिरफ्तारी जल्दी से जल्दी हम करेंगे। हमारे सीओ रुड़की इस पूरे मामले को, उनके नेतृत्व में एक टीम बनी है जो पूरे मामले को लीड कर रही है और जल्दी हम उन सबकी अरेस्टिंग कर लेंगे। वहीं देहरादून की रहने वाली ज्योति जोशी पारंपरिक एपण कला को नया जीवन दे रही है। हाल तक ये कला विलुप्त तो होने के कगार पर थी। एपण मिट्टी पर चावल के आटे के लेप से बनाया जाता है। इसका चलन खासकर त्योहारों और विशेष मौकों पर ज्यादा होता था। ज्योति ने लॉकडाउन के समय प्राचीन कुमाऊनी कला का खूब अभ्यास किया। धीरे धीरे उन्हें इसकी बारीक डिजाइनें बनाने में महारत हासिल हो गई। हालांकि एपण की शुरुआती सबक उन्हें बचपन से ही मिल चुका था। अब वे इस पारंपरिक कला को संरक्षित करने और आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की रहने वाली ज्योति जोशी पारंपरिक एपण कला को नया जीवन दे रही हैं। हाल तक ये कला विलुप्त होने के कगार पर थी। एपण मिट्टी पर चावल के आटे के लेप से बनाया जाता है। इसका चलन खासकर त्योहारों और विशेष मौकों पर ज्यादा था। ज्योति ने लॉकडाउन के समय प्राचीन कुमाऊनी कला का खूब अभ्यास किया। धीरे धीरे उन्हें इसकी बारीकी डिजाइन बनाने में महारत हासिल हुई। हालांकि एपण का शुरुआती सबक उन्हें बचपन में ही मिल चुका था। वे कहती हैं कि युवा पीढ़ी की अक्सर पारंपरिक कलाओं में कम रुचि होती है। वे स्टिकर जैसे विकल्पों को प्राथमिकता देते हैं। इसी वजह से एपण की लोकप्रियता घटती गई। विलुप्ति के कगार पर इसलिए क्योंकि ये पुराने समय से चली आ रही थी। तो पुराने जो लोग थे, हमारी दादी, नानी, मम्मी, तो ये लोग जो थे हर एक त्योहार, क्योंकि कुमाऊं में तो क्या उत्तराखंड में हर एक दिन कोई ना कोई त्योहार होता है, तो हर दिन जो होते हैं वो एपन डाल करके त्योहार मनाए जाते हैं। तो आज की जो जनरेशन है वो इतना इसमें अपनी रुचि नहीं दिखा रही है, क्योंकि उनको लगता है कि शॉर्टकट तरीके से, जैसे अब स्टिकर्स आने लग गए हैं तो हर चीज में एक समय कम लगे, तो उस वजह से जो है ये विलुप्ति की ओर बढ़ रहा था। तो मैंने भी एपन सीखा था बचपन से अपनी मम्मी से, अपनी दादी से, नानी से। तो मुझे भी लगा कि क्यों ना अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाया जाए और एपन जो धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है तो इस पे काम किया जाए। आज ज्योति की एपण कलाकृति देश विदेश में अपनी पहचान बना चुकी है। जब मैंने अपना काम शुरू किया था तो धीरे धीरे घर से ही मैंने शुरुआत करी थी अपने काम की। तो पहले छोटे मोटे ऑर्डर आते थे, जैसे रक्षाबंधन पे राखियां बना ली, दिवाली पे जो है वो ये करवा चौथ पे करवा चौथ की थालियां वगैरह बना ली। लेकिन फिर धीरे धीरे एग्जीबिशंस करे। 1-2 साल पहले विरासत में कुछ कस्टमर मुझसे जुड़े थे जो मुझसे अपना सामान लेकर के गए, अमेरिका तक पहुंचा। और कैटल जो हमारी ये पहाड़ी कैटल केतली है वो लंदन तक पहुंची है, और फ्रांस के भी कुछ कस्टमर्स वहां पे आए हुए थे। तो और बाकी यूके मार्ट में मेरी अपनी एक वेबसाइट है गुड़िया आर्ट करके, तो उसके थ्रू भी मेरे पास ऑर्डर आते हैं और विदेशों तक जाते हैं। अपनी लगातार साधना के जरिए ज्योति न सिर्फ सदियों पुरानी कला को संरक्षित कर रही हैं, बल्कि नई पीढ़ी को भी अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने के लिए प्रेरित कर रही हैं।
बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।